Hello students, today our class is mathematics, chapter number 12, linear programming. Okay, linear programming से ही हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. इन linear programming अगर आपको इस चैप्टर को समझना है अच्छे से तो आपको प्रीवियस क्लास 11th का linear inequality का आपको चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए. With the help of linear inequality we can solve the problems of the linear programming. है ना. प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, बताएंगे इसको प्रोग्राम कैसे किया जाता है. तो चैप्टर नंबर आपका है 12. चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग. द चैप्टर नेम इज लीनियर प्रोग्रामिंग. अब आपको ये समझना है, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग. ठीक है ना. प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग ही तो इसमें का मेन फंक्शन है इस चैप्टर का कि प्रोग्राम कैसे करना है. In this chapter we will study more and more things which are used for the to solve questions. Then the first thing is programming. कैसे प्रोग्रामिंग करना है आपको सिखाया जाएगा. ओके. प्रोग्राम मतलब एक तरीके से होता है प्लान करना. ठीक है. मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन में आपके पूरे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि इसको प्रोग्राम बोल क्यों बोल रहे हैं, इसको लीनियर क्यों कहा जा रहा है. ओके. तो आपको इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ी सी बहुत मैंने ही आपको पढ़ाया है 11th में कि लीनियर प्रोग्राम को कैसे लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करा जाता है. तो थोड़ी बहुत इसमें यूज़ होने वाली है उस चीज़ का, उस थिंग्स का. तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि लीनियर इनइक्वालिटी में क्या क्या होता है. मैं थोड़ा सा वहाँ पर क्वेश्चन में पहुँचूंगा तो आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा. बेसिक चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बेसिक डिटेल हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ. है ना. मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक वर्बल क्वेश्चन दूँ जो मैंने 12.1 को देखा, 12.2 को देखा एंड 12.3 को देखा. तो मुझे 12.3 में वर्बल क्वेश्चन मिले और 12.3 के बेसिस पे आपका 12.2 एंड 12.1 इजीली, बहुत इजीली बन जाएगा. ये कौन सा होता है, ये वर्बल क्वेश्चन है, आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है. इसको आपको अगर आपने मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड कर लिया, इसको मैथमेटिकली आपने निकाल लिया, वी कैन फाइंड द वर्बल प्रॉब्लम्स इनटू अ मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड कर लिया आपने, तो आप पूरी तरह से आप क्या कर सकते हो, इस 11.1 11.2 को पूरी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं बेस कर रहा हूँ कि मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड, मैं बेस कर रहा हूँ आपको 12.3 के वर्बल क्वेश्चंस के. इन क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मैं बताते हुए चलूंगा एंड उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करिएगा. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन पे आपका पूरा टोटली लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड है. सीधी सी बात बोला जाए तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दिस क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन दिस क्वेश्चन. सो लर्न वेरी केयरफुली. ओके. मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसमें उस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक बार पढ़ाऊँ, एक बार समझाऊँ, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग धीरे सॉल्व करेंगे और उसमें क्या क्या रिलेटेड रहेगा, क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा. ओके. तो मैं सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ. 12.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उठाते हैं, लेते हैं और उसी क्वेश्चन पे पूरा टोटली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा. वी कैन learn more and more things to provide the solve to provide to provide the to provide solve the problems. ओके. वो क्या करेगी, आपको मदद करेगी, प्रोवाइड कराएगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. द प्रॉब्लम्स आर देयर. अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है आप उसको समझिए एक बार. ठीक है. मैं समझाता हूँ आपको. इसी प्रॉब्लम के थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम with the help of this problem we can solve all the things, we can understand all the things of the things related to the programming. इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत सारी क्या बोलते हैं, इससे जो रिलेटेड जो थिंग्स हैं उसी को पूरी समझ लेंगे. ठीक है ना. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे, पूरी तरह से आपको क्लियर कर देगा. ठीक है ना. समझिए. अ ट्रेडर इन्वेस्ट ₹21,000 इन फूड ग्रेन्स. एक ट्रेडर है,
एक विक्रेता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है कितना, 21,000 रुपीज किस पे, फूड ग्रेन्स पे, अनाज पे। एक इन्वेस्टर जो था जो है वो 21,000 रुपीज लगा रहा है किस पे, फूड ग्रेन्स पे लगा रहा है, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स अनाज पे लगा रहा है। तो देखिए उसकी डिटेलिंग क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वन बैग ऑफ द व्हीट इज ₹300, ठीक है ना, एक बैग व्हीट का, एक बैग की वैल्यू कितनी है, 300 रुपीज में मिल रही है। एंड ऑफ द राइस इज ₹700, और एक बैग जो है राइस की उसकी वैल्यू है 700 रुपीज में, वो मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ही कैन सेल व्हीट एट द प्रॉफिट ऑफ ₹24 पर बैग। अब देखो, एंड राइस एट द प्रॉफिट ऑफ द ₹44 पर बैग। अब क्या कहना चाह रहा है कि अगर उसने 700 रुपीज में राइस की पैकेट ले लिया और 300 रुपीज में व्हीट की एक पैकेट ले लिया, तो जब उसको सेल करेगा तो उसको व्हीट पे 24 पर बैग की प्रॉफिट होनी चाहिए, एंड राइस एट द प्रॉफिट ऑफ ₹44 पर बैग, और 44 रुपए का, 44 रुपीज का क्या होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए किस पे, राइस पे, जब वो बेचेगा तो, ठीक है। इन्वेस्टर तो ये सोच कर करता है ना भाई कि मैं अगर किसी चीज को अगर खरीद रहा हूँ, जितने रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं उसको कितने कितने में बेचूं। तो उसने ये भी बताया कि मैं इसको बेचूंगा तो 24 रुपीज पर बैग व्हीट पे प्रॉफिट लूंगा और 44 रुपीज पर बैग मैं राइस पे प्रॉफिट लूंगा करके उसने सोचा। He has space to store at the most 50 bags। अब उसके पास जो स्पेस है, जगह है, अब इन्वेस्टर है बहुत बड़ा, he has space to store at the most 50 bags। 50 bags का उसके पास क्या स्टोरेज है, क्योंकि वो जिस जगह पे काम कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास जो जगह है वो सिर्फ 50 बैग्स रखने की ही कैपेसिटी है उसके उसके पास एक कंडीशन है आपका, ठीक है ना, कि 50 बैग से ज्यादा वो नहीं रख सकता। हाउ मेनी बैग्स ऑफ द व्हीट एंड राइस शुड ही buy so as to maximize the profit। तो उसको कितनी पैकेट व्हीट ले लेना चाहिए और कितना पैकेट राइस की बैग ले लेनी चाहिए जिससे उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले, ठीक है। इस क्वेश्चन का समझ में आया आपको। इस क्वेश्चन में ये है, अब डिटेलिंग मैं आपको समराइज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का एक मतलब ये है कि एक ट्रेडर है जो 21,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है फूड ग्रेन्स पे, जिसकी कॉस्ट है, वन बैग व्हीट की कॉस्ट है 300 रुपीज एंड वन बैग ऑफ राइस की वैल्यू है 700 रुपीज। अब जब उसने उसको खरीद रहा है, तो उसको ये सोचना था, उसका ये मानना है कि जब मैं इसको बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाए व्हीट के पर बैग पे कितना, 24 रुपीज का, और राइस के पर बैग के पे कितना, 44 रुपीज का, क्या उसको प्रॉफिट हो। एक चीज और है, इसके पास ये स्पेस स्टोर एट मोस्ट 50 बैग्स। उसके पास सिर्फ 50 बैग्स ही क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने 21,000 रुपीज का जो इन्वेस्ट किया है, वो व्हीट और राइस दोनों मिला के 50 बैग से ज्यादा नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। 50 बैग से कम खरीद सकता है, 50 बैग्स खरीद सकता है, लेकिन 50 बैग से मोर देन ही कैन नॉट बाय, ठीक है ना, वो खरीद नहीं सकता। देन हाउ मेनी बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस शुड ही बाय। तो कितना राइस खरीदे, राइस की कितनी पैकेट खरीदे और व्हीट की कितनी पैकेट बैग खरीदे, जिससे उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ओके, क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को, इस वर्बल प्रॉब्लम को मैथमेटिकली में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। क्वेश्चन को रफ करने के बाद मैं अब उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए अब आप इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। इन्वेस्ट कितने का हुआ है, इन्वेस्ट अमाउंट है आपका 21,000 रुपीज़ का, ठीक है ना। इन्वेस्ट कितने का किए हैं हमने, 21,000 रुपीज़ का। प्राइस ऑफ वन बैग व्हीट का, VW लिख ले रहा हूँ मैं, प्राइस कितना था, 300 रुपीज़ का था, और राइस जो था आपका 700 रुपीज़ का था। ओके, एंड व्हीट पे प्रॉफिट हो रहा था हमको, कितना का प्रॉफिट था व्हीट पे, 24 रुपीज़ का, है ना, 24 रुपीज़ का। एंड राइस पे जो प्रॉफिट हो रहा था हमको वो था 44 रुपीज़ का। और स्टोरेज कैपेसिटी थी उसकी 50 बैग्स की, ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी थी उसकी 50 बैग्स की। अब देखिए इस
इसी चीज को मैं फॉर्मुलेटेड कर रहा हूँ, मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड कर रहा हूँ। इन्वेस्टेड अमाउंट रुपीज कितना था, 21,000 रुपीज था। अब आप देखिए, अब सपोज दैट, अब मुझे पता तो नहीं है, वी कैन नॉट फाइंड दैट कि उसने कितने बैग खरीदे हैं वीट के और कितने बैग राइस के खरीदे हैं, उसी को तो निकालना है आपको, है ना। उसी को तो हम क्या करना है, उसी को तो हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सपोज दैट लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ wheat bag purchased, उसने खरीदा कितना, x बैग खरीदा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ wheat bags purchased x bags and the number and the number of rice bag purchased, ठीक है ना, y bags। ओके, अभी हमने एज्यूम किया है कि नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं वीट के, एक्स बैग्स उसने क्या करे, परचेज किया हुआ है, और नंबर ऑफ राइस जो है क्या कर रहा है, वाई बैग्स परचेज करा हुआ है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट, ओके। अब कंडीशन वन जो है ये आपकी जो 21,000 रुपीज की है उसको देखते हैं, ठीक है ना। अब सपोज दैट अगर उसने वीट को 300 रुपीज में खरीदा है और राइस को 700 पर बैग खरीदा है, तो नंबर ऑफ बैग्स एक्स है, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, वाई है। तो इन दोनों का टोटल अमाउंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 21,000 के बराबर होगा। कैसे, देखिए, देखो, लेट्स सी, अगर उसने 300 रुपीज का एक बैग क्या खरीदा है, एक्स बैग, मतलब एक बैग की वैल्यू कितनी है, 300 रुपीज, तो उसने कितने बैग खरीदे हैं रवीट के, एक्स बैग, प्लस 700 रुपीज का एक बैग की कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है, राइस की है, ये राइस की एक बैग की वैल्यू कितनी, 700 रुपीज, तो उसने कितने बैग्स खरीदे हैं, वाई बैग्स खरीदे। तो ये टोटल अमाउंट निकल गया कि 300 रुपीज का एक बैग तो एक्स बैग खरीदा है, 700 रुपीज का वन बैग तो वाई बैग खरीदा है। तो दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका अमाउंट निकल जाएगा वीट का, और इसका अमाउंट निकल जाएगा राइस का। ये वीट का अमाउंट हो जाएगा और ये राइस का अमाउंट हो जाएगा। अब क्या है कि उसने कितने रुपए है उसके पास, इन्वेस्ट कितना करना है उसको, 21,000 रुपीज से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों का वैल्यू, इसका प्राइस और इसका प्राइस, वो हमेशा छोटा रहेगा, स्मॉलर देन 21,000 रुपीज से। क्यों रहेगा, देखो 21,000 की वैल्यू के बराबर तो हो सकती है क्योंकि उसके पास 21,000 का इन्वेस्ट करना है, तो इन दोनों को मिलाकर वो 21,000 का इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन दिया। लेकिन वो 21,000 से ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सॉरी 21,000 से ज्यादा वो खरीद नहीं सकता, इसकी वैल्यू 21,000 से ज्यादा नहीं करनी है, नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये वैल्यू टर्म जो है आपका हमेशा छोटा रहेगा, किससे, 21,000 से। It means that this value is equal to 21,000 but not greater than this value. It is always smaller than 21,000. ये हमेशा किससे कम रहेगा, 21,000 से वैल्यू से कम रहेगा। आई बात मेरी समझ में, एक बार और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 300 का वन बैग का तो मैंने एक्स बैग खरीदा है, परचेज कितना किया, एक्स बैग, तो एक बैग की वैल्यू को एक्स के साथ करूंगा तो इसका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। 700 पर बैग की वैल्यू है तो मैंने वाई बैग खरीदा है, तो अगर इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो इसका अमाउंट निकल जाएगा। तो वीट अमाउंट प्लस राइस अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट 21,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। 21,000 इन्वेस्ट पूरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन 21,000 से इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सीमा बांध दी है, ठीक है ना, एक लिमिट हो गया है कि भाई इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 21,000 से बराबर हो या इससे छोटी हो, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अभी आप बुक में देखेंगे कांस्टेंट दिया हुआ होगा, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कांस्टेंट हमने निकाला, फिर सेकंड कांस्टेंट क्या निकलेगा देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 50 बैग्स की है, तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट एक्स एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वाई, इन दोनों बैग जो होगा वो 50 से कम हो जाए लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो, और 50 के भी इक्वल हो सकता है। तो इसकी वैल्यू, दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन और इक्वल देन 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बिग का कंटेन स्पेस स्टोरेज देखा जाए, वी सी द स्टोरेज ऑफ द
स्पेस कंटेनर द x प्लस वाई इज ऑलवेज स्मॉलर देन या इक्वल कितना 50 का। बात समझ में आ रही है कि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल देन कितना आपका 50 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड नंबर का कांस्टेंट हो गया। इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास स्पेस कितना है, सिर्फ उसके पास स्पेस कितना है 50 बैग्स का स्पेस है। ओके, इसके पास स्पेस कितना है 50 बैग्स का ही स्पेस होगा इसके पास। तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल देन 50 बैग्स कर सकते हैं। और एक चीज और एक और थिंग है आपके पास कि नंबर ऑफ बैग्स x होगा, ठीक है। स्टोरेज स्पेस ये 50 बैग्स में क्या करेगा, अगर वो 30 बैग्स क्या बोलते हैं वीट का ले लिया तो 20 बैग्स राइस का भी ले सकता है। इस तरह की कंडीशन भी बन सकती है। तो नंबर ऑफ बैग्स जो होंगे वो 0 तो हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने वीट का खरीदा ही नहीं, सिर्फ क्या ले लिया उसने, सिर्फ राइस को ही भर लिया। राइस को भर लिया तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 50 बैग किसी को भर लिया तो इसके लिए जगह ही नहीं बचा। तो x की वैल्यू हमेशा तो 0 हो सकती है, लेकिन ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन कितना 0। ये आपका थर्ड नंबर। और उसी तरह से y बैक जो है वो भी क्या होगा 0 ही होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसको बोलते हैं, इन दोनों टर्म को बोलते हैं नॉन निगेटिव कांस्टेंट बोलते हैं। नॉन निगेटिव कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकती। ओके, समझ में आया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 4 कांस्टेंट बन रहे हैं। कांस्टेंट मतलब कंडीशन दे रखी है कि इस तरह से कंडीशन को सॉल्व करके, इस तरह की कंडीशंस हैं, इनको वी हैव टू सॉल्व द 4 इक्वेशंस। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड द नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ x एंड y नेवर बी निगेटिव नहीं हो, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या नंबर ऑफ x -2 बैग्स लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ -3 बैग्स मैंने खरीदा, राइस की -3 बैग्स खरीदा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 0 बोल सकते हैं, हाँ मैंने वीट की 0 बैग्स ली है, लेकिन राइस की मैंने 50 बैग्स ले ली है, जो भी जितनी भी बैग ली है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट जो रिस्ट्रिक्टेड है, एक कंडीशन पे बाउंडेड है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं ये समझिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, अभी देखो मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इसको कर दिया प्रॉफिट पे नहीं गए हैं और इसको कर लिया। अब देखो यही प्रॉफिट, यही क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनता है। अब देखो वो वीट पे प्रॉफिट कितना लेना चाहता है, 24 रुपीज का प्रॉफिट लेना चाहता है पर बैग। उसको कितना का प्रॉफिट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस देखेंगे, उसको वीट पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 24 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 24 रुपीज का पर बैग, तो कितने नंबर ऑफ बैग्स है मेरे पास x वीट पे, एंड राइस पे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए उसको, 44 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे पास नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं राइस के, y बैग्स। तो अगर मैं x और y की वैल्यू ले लूं, x और y की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं इस प्रॉफिट को क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज करके बता सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे इतना इतना बैग को खरीद लेना चाहिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं z से, या तो प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन ऑल्सो राइट अ प्रॉफिट एंड ऑल्सो राइट z, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को से ही हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। जब हम क्या कर लेंगे, वी कैन फाइंड अ वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस यहाँ तक पहुंच गए, ये आपका कांस्टेंट्स कहलाते हैं इस तरह से। अब ये देखो, ये जो पूरा टर्म लिखा है ना मैंने, ये वाला पूरा, ठीक है ना, ये जो टर्म है ये कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, आपको इसको सॉल्व करके मैक्सिमाइज करना है, जिससे हमको मैक्सिमाइज क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन लगा के, मतलब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें ऑप्टिमल वैल्यूज मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑप्टिमल वैल्यूज मिलेगी। उस ऑप्टिमल जो वैल्यू रहेगी वो ऑप्टिमल वैल्यू जो रहेगी x की वैल्यू रहेगी और एक y की वैल्यू रहेगी। समझ में आया, मतलब ये जो प्रोसेस जो मैंने लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखे हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम लोग ऑप्टिमल वैल्यूज निकालेंगे। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि इफेक्टिव, ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि इफेक्टिव आपको करना, इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन मतलब इफेक्टिव
इफेक्टिव, आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है, यूटिलाइजेशन। ओके, आपको ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको करके देनी है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मीन्स, देखो मैं आपको थोड़ा सा करवाता हूँ, आपको करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस को खाली करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन in order to maximize profit and minimize loss। समझ में आया? ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो ऑप्टिमाइजेशन का डेफिनेशन एक तरीके से बोलेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे और मिनिमाइज कर देंगे इसको लॉस। लॉस को हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब ही होता है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि उसकी यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी हो जाए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉसेस। अब जब हम ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो उसको जो रिजल्ट निकलेगा एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, उस एक्स और वाई की वैल्यू को ही क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्टिमल वैल्यूज कहेंगे। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन समझ में आया, ऑप्टिमल वैल्यू समझ में आई, आपको कांस्टेंट क्या होते हैं वो समझ में आया, और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहलाता है वो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिससे और आप कुछ मिलेगा, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसको फिर क्या करेंगे? वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन शॉर्ट। ओके, we draw a graph in the constant, hence we can draw a graph। देखो नेगेटिव को मैं कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म के लिए मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें प्लॉट कर देते हैं 10 20 30 40 50 60। 10 20 30 40 50 60 70। We can plotting a difference of 10 10 10 in x-axis and y-axis। ओके, ये y-axis ले लो, इसको x-axis बोलो। The first constant is that 300x plus 700y less than equal 221,000। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 3x plus 7y 210 के फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x plus 7y इज इक्वल 210, क्योंकि हम लोग क्या बनाना है? वी कैन ड्रॉ, वी कैन प्लॉटिंग अ ब्लॉक। बहुत छोटा हो गया ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, है ना। x एंड y की वैल्यू, अगर आप सपोज दैट यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y कितना देगा आपको? ये तो पूरा 0 हो गया। 7y इज इक्वल टू 110, 7y इज इक्वल कितना? 30। अगर व्हेन वी पुट y इज इक्वल 0 देन वी गेट, ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल कितना? 210, तो कितना देगा आपको? 70 देगा आपको। वी गेट 70, वैल्यू ऑफ x इज 70 हो जाएगी। ओके, 70 होने के बाद यू कैन चेक द कैमरा in some times। Okay, then we get x is 0, then y 30, x is 70, then y is 0। Then we plotting the term, the value of x and y। When x is 0, x 0, then y is 70 70 there। When x is 70, sorry x is 0, y is 30। सॉरी, यहाँ पे मिलेगा आपको x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y कितना देगा आपको? 30। x की वैल्यू अगर हम लोग 70 पुट करें, x की वैल्यू अगर 70 पुट करें तो हमको क्या देगा? y 0 देगा। तो y तो 0 ही मिलेगा और x 70 भी ही मिलेगा, है ना। तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को क्या कर देते हैं? हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से।
चला जाएगा, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो दिख नहीं रही है आपको, है ना। तो आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा इसको। ये हो जाएगा आपका एक कौन सा ग्राफ होगा, ये इसको बोलेंगे हम लोग, कौन सा ग्राफ है ये, 3x, कौन सी वाली लाइन है ये, 3x प्लस वाई इज इक्वल 210 वाली लाइन है ये, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेकंड कांस्टेंट x प्लस वाई में चलते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल 50। तो यहाँ पे जो ब्लॉक बनेगा, x और y की, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 50 देगा, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 50 देगा। Then we plotting the value of x and y in the graph. X is 0. When x is 0, y is get 50. x 0 तो y आपका 50 ये। When y is 0, x will be get 50. Then 50 50. Okay. ये हो जाएगी आपकी, ये कौन सी लाइन हो गई है, x प्लस वाई इज इक्वल 50। ओके, देन वी चेक x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा इस वाले पोर्शन में, एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, तो ये और y वाला जो है या इस पोर्शन में क्या रहेगा, वो हमेशा आप पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो रीजन हमने चेक कर लिया, दोनों को प्लॉट कर दिया। अब एक और चीज चेक करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में आपको, ये लेस देन। अब सपोज दैट यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्योंकि मुझे चेक करना है यहाँ से ओरिजिन से मैं चेक कर रहा हूँ। ओरिजिन से अगर मैं चेक कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 कर दूँ और y की वैल्यू 0 कर दूँ, तो 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 210। जब ये लेस देन 210 हो जाएगा तो इसका रीजन जो होगा, इसका जो रीजन होगा 3x प्लस 5 का ये वाला रीजन को ये कंसिडर करेगा, ये वाले लाइन को क्या करेगा, ये 0 तरफ रीजन को क्या लेगा, कंसिडर करेगा। समझ में आ रहा है, आ रही बात समझ में। ये क्या करेगा, 0 वाले रीजन को क्या करेगा, कंसिडर करेगा, मतलब ये इस वाले पोर्शन पे वैल्यूज देगा। उसी तरह से एक्ट इसमें भी वैसे ही करें, सेकंड पोर्शन में, सेकंड कांस्टेंट में x प्लस वाई, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 कर दें तो कितना देगा हमको, 0 इज लेस देन 50, 0 इज लेस देन 50। एंड ये क्या है, विच इज ट्रू, ये भी ट्रू है, ये तो ट्रू कर दिया, इसलिए मैंने 0 तरफ ही क्या लिया, इसका रीजन ले लिया। तो ये भी क्या करेगा, ट्रू करेगा, तो इसका भी रीजन क्या रहेगा, 0 तरफ ही रहेगा। अब इसमें कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, ये देख चेक करना पड़ेगा। वी हैव टू चेक अ कॉमन रीजन विद द 4 कांस्टेंट्स, है ना, ऑफ अ 4 कांस्टेंट्स, चारों कांस्टेंट्स में आपका जो कॉमन रीजन है उसको चेक करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन वाला लाइन है इस तरफ गई है, ये वाली लाइन जो है इस तरफ आई है, तो और x वाली ऊपर गई है, सॉरी y वाली ऊपर गई है और x वाली इधर गई है, तो आपका जो कॉमन रीजन हुआ वो ये हो गया, ये हुआ कॉमन रीजन, ये आपका कॉमन रीजन हो गया। दिस इज अ कॉमन रीजन एंड दिस इज कॉल्ड अ फैसिबल रीजन, फैसिबल region, and this is called a fascible region. We have to check, this is called a fascible region, ठीक है ना, fascible region, this is called a fascible region। एंड यहीं पे आपको क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इतने ही पोर्शन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और इस सॉल्यूशन में आप कभी भी चेक करिए, इस पॉइंट पे ये चारों कॉन्स्टेंट्स, ये जो 4 कांस्टेंट है वो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यही तो आपका फैसिबल रीजन है, तो इसको फैसिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, फैसिबल सॉल्यूशन और फैसिबल रीजन कहते हैं, जिसपे ये चारों कांस्टेंट, ये 4 कांस्टेंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब इस कांस्टेंट में 4 वर्टेक्स मिल रहे हैं, एक वर्टेक्स यहाँ मिल रहा है, एक वर्टेक्स यहाँ मिल रहा है, एक वर्टेक्स यहाँ मिल रहा है और एक वर्टेक्स यहाँ मिल रहा है। नेम ऑफ द वर्टेक्स आर, नाम दे देते हैं ए, इसको देते हैं पी, इसको दे देते हैं ओ और इसको दे देते हैं बी, ठीक है ना, ए ओ पी बी करके 4 वर्टेक्स बनाते हैं। अब आप इसको क्या करो, आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको राइट डाउन द ग्राफ, है ना, इसको बना लीजिए एक बार। फिर मैं चारों प्लॉट्स को क्या कर देता हूँ, चारों वर्टेक्स को लिख देता हूँ। ए वर्टेक्स जो है हमारा विच इज कितना है 30, विच इज 30 0 30। बी रीजन जो है आपका क्या है, बी वाला जो आपका पोर्शन है आपका है 50 0। थर्ड रीजन जो सी है आपका वो कितना है, सॉरी पी ओ जो है आपका 0 0 है।
और जो P है वो आपका क्या होगा, ये रीजन क्या होगा, इसमें x और y की वैल्यू तो पता नहीं है हमें, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दीज आर द लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट P एंड वी कैन सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड विद बोथ सॉल्यूशन इक्वेशंस, ठीक है ना। वी गेट अ पॉइंट ऑफ x एंड y। हम अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे दोनों स्ट्रेट लाइंस को, तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3x + 7y 210 एंड x + y इज इक्वल कितना है 50। बाय एलिमिनेशन मेथड में इसमें क्या करूँ, मल्टीप्लिकेशन 3 कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन 3 कर दूंगा तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, है ना। 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देने पे आपको ये मिलेगा, तो माइनस 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 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y इज इक्वल कितना 60, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा आपको 50 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब इस 50 को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू 15 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी दी जाएगी आपको, x की वैल्यू दी जाएगा आपको 35। x की वैल्यू आ जाएगी, वी गेट अ वैल्यू ऑफ x इज 35, वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, देन वैल्यू ऑफ x इज 35 and value of y is 15. The region, the vertex is 35 and P region जो रहेगा आपका 15 रहेगा। ओके, ये चार वर्टेक्स आपके बहुत काम के हैं, यही तो x और y की वैल्यू है, इसी पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है। चलो चलते हैं, चेक करते हैं इसको। Where is my duster? बाय द इंटरप्शन ऑफ लाइट हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया था, वो था 3x + 7y इज इक्वल कितना था 210 एंड x + y इज इक्वल 50, है ना। तो हमको क्या मिला था यहाँ पे x की वैल्यू मिली थी हमको 35 एंड y की वैल्यू मिली थी हमको 15, है ना। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं फिर से यहाँ पे करवा रहा हूँ। x की वैल्यू 35, इन दोनों को आप बाय एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, है ना। एलिमिनेशन मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। उसके थ्रू आप क्या कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 35 एंड y की वैल्यू आपको 15 मिल जाएगी। अब हम लोग फैसिबल सॉल्यूशन को बनाते हैं, तो फैसिबल सॉल्यूशन कैसे रहेगा, देखो चार वर्टेक्स बनाएंगे हम लोग। वर्टेक्स जो रहेगा आपका, वर्टेक्स एक रहेगा आपके पास 0 30, एक रहेगा 0 50 0, एक रहेगा आपके पास 0 0 और एक रहेगा आपके पास 35 एंड 15 रहेगा, ठीक है ना। ये जो वर्टेक्सेस हैं ये तो यही तो है, x और y की वैल्यूज दिए हुए हैं। अब देखो x और y की वैल्यू को मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने पे ही हमको क्या मिलेगा, ऑप्टिमल वैल्यू। ये सभी चीजें क्या है, ऑप्टिमल वैल्यूज हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन बताया था, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉसेस करके। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब यही होता है, और उसी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हमने सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, ऑप्टिमल वैल्यूज निकाली। ये सभी ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। अब इस ऑप्टिमल वैल्यूज को ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में पुट करेंगे, तो z में जो पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे 24x + 44y में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो z की वैल्यू देखो, अब देखो 24x तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे x की जगह पे, व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ x इज x 0, then 24 into 0 0 plus 44 into 30, 44 into 30 करेंगे तो 4 3 जा 0 0 जा 4 3 जा 12, 4 3 12 1 1 13 1320 1320 आया। वी गेट अ नंबर ऑफ 1320 रुपीज। ये किस में आएगा, सभी रुपीज में आएगा, क्योंकि मैंने जेड को क्या लिया था, ये अमाउंट है आपका, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ बैग्स था, ये भी नंबर ऑफ बैग्स था, तो ये क्या है आपका अमाउंट आ रहा है। अब 1320 रुपीज 50 0 पुट करेंगे तो 24 इंटू 50 करेंगे तो कितना देगा आपको 0 0 24 120 देगा आपको, है ना। तो ये कितना देगा आपको 1200 रुपीज, ये आपको देगा 1200 रुपीज देगा, ठीक है ना। 24 5 120। अब 0 0 करेंगे तो 0 0 ये आंसर मिलेगा। एंड 35 एंड 15 करते हैं, तो 35 इंटू 24 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 5 जा 120 और 24 3 जा 70 24 सॉरी 35 4 जा 140
और 35 टू जा 70, 04840। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 840 आ गई, प्लस 44 इंटू 15, 44 इंटू 15, 15 6 जा 60 और 15 6 जा 60, तो कितना आ गया मेरे पास 660 रुपीज़। 660 रुपीज़, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 860 840 को भी और कर देते हैं, तो 0 0 8 6 7 14 और 1 1500। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1500 रुपीज़ आ गई। ये आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 1500 रुपीज़ आई। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सबसे मैक्सिमाइज कौन सा रहा, मैक्सिमाइज रुपीज किसको प्रॉफिट मिल रहा है, 1500 को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रही है किस वैल्यू पे। अगर हम लोग 35 बैग्स ऑफ व्हीट रखें, ये व्हीट था ना, एक्स क्या था, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस, यही तो था, तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट था ये, और ये आपका था राइस था, है कि नहीं। एक्स को हमने लिया था, व्हीट लिया था, एंड जो वाई टर्म जो था वो आपका क्या था, राइस का था। तो हम लोग क्या करें, 35 बैग्स ऑफ व्हीट रखें एंड 15 बैग्स ऑफ राइस रखें, तो हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगी 1500 की, इसमें 1320 का प्रॉफिट होगा। देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 बैग्स ही रख रहे हैं, ठीक है, इसमें तो 50 बैग ही रख रहे हैं, 50 बैग रख रहे हैं, लेकिन 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें तो 0 पे ही कर रहे हैं। लेकिन सबसे यूटिलाइजेशन वाला आंसर जो है आपका, सबसे इफेक्टिव आंसर जो था आपका, सबसे इफेक्टिव आंसर जो है 35 एंड 15 है, जिसमें स्टोरेज का भी दिक्कत नहीं हो रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रही है, इसको प्रॉफिट हो रही है, ठीक है ना, कितनी 100 की, 1500 की क्या हो रही है, इसको प्रॉफिट हो रही है। तो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट कितनी लेनी चाहिए उसको, 35, एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस उसको कितनी लेनी चाहिए, उसको 15 बैग्स लेनी चाहिए, ठीक है ना, कितनी बैग्स, 15 और 35 बैग्स, एंड इसको कितनी लेनी चाहिए, 15 बैग्स होगा, तो प्रॉफिट हमारा जो होगा वो कितने का हो जाएगा आपका, 1500 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जो कि सबसे इफेक्टिव होगा। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टॉकिंग अबाउट मोर एंड मोर थिंग्स विच आर, सबसे पहले तो मैं आपको बताया था ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कांस्टेंट बताया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, फेसिबल पॉइंट क्या होता है, फेसिबल रीजन क्या होता है, फेसिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इक्वलिटी के बारे में थोड़ा सा बहुत इसमें यूज हुआ तो उसको बताया, और इस टर्म में और कुछ प्रोग्रामिंग मतलब होता है प्लान करना। लीनियर के बारे में, लीनियर क्या होता था कि एक्स एंड वाई की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लीनियर को ही इसलिए लीनियर कह रहे हैं क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, 1, इसलिए इसका नाम पड़ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में बस यही है, आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि आपके पास, ये समझो एक तरह का बिजनेस का सॉल्यूशन है, बिजनेस का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे जगहों पे इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस जो करते हैं, जो बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इस तरह से क्या करते हैं, मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इस तरह सॉल्व करके अपना वो क्या करते हैं, इफेक्टिव प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसका इन्वेस्ट भी अच्छे से हो जाए, उनको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए, और उनका जो स्टोरेज है वो भी क्या हो, फुलफिल हो जाए। तो इन सभी कंडीशंस को रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक आपको 12.1 एंड 12.2 में सीधे सीधे मैथमेटिकली प्रॉब्लम दिया होगा, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपको सीधे से क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना के उसको इनइक्वालिटी में रख के आप उसको प्लॉटिंग कर देंगे, प्लॉटिंग करने के बाद आपको फेसिबल रीजन मिलेगा, फेसिबल रीजन में वर्टेक्स को ही लेना आप, ओके, 4 वर्टेक्स को लेना, और 4 वर्टेक्स की वैल्यू को इफेक्टिव, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन, बाइजेक्टिव, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने के बाद जो सबसे मैक्सिमम होगा, जो सबसे मैक्सिमम आंसर देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, और मैक्सिमम आंसर को लेने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वी हैव टू नंबर ऑफ व्हीट इज 35 बैग्स एंड नंबर ऑफ राइस 15 बैग्स, देन द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस परचेसिंग और सेलिंग में आपको कितना मिलेगा, आपको 1500 रुपीज़ का क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से इस मेथड को सॉल्व करते हैं, और बस इतना ही था इसमें। आई थिंक आपको आई थिंक आपके पास 2-4 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने को, और आप उसको करके बताइए मुझे, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।